अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश दुनिया की 14 बड़ी खबरें लेकर के आज 25 फरवरी को आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां कई बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पर उससे पहले बीते कुछ दिनों से लगातार फोन और मैसेजेस आए, जहां हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार नदीम भाई आपकी खबरें आना क्यों बंद हो चुकी हैं। तमाम लोगों ने चैनल पर देखा होगा कि बीते 3 दिन से मैं लगातार असम के दौरे पर था, जहां यूएसटीएम यूनिवर्सिटी के चांसलर महबूबुल हक के ऊपर किस तरीके से केस लगा करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जहां हम असम में जाकर के जमीनी हकीकत को खोजने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले डॉक्टर उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी के गांव भी जाकर के हमने इसी तरीके से सच्चाई आप लोगों के सामने रखी थी। पर इन तमाम खबरों के ऊपर बात करेंगे तफसील से। पर शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्लिम स्कॉलर से पुतिन की मुलाकात। सभी मुसलमान हमारे समाज का जरूरी हिस्सा है पुतिन। उन्होंने मुसलमानों के योगदान की सराहना करते हुए बताया कि उनकी मेहनत और लगन से देश की तरक्की में हमेशा योगदान रहा है। पुतिन का मानना है कि हर नागरिक की भूमिका अहम होती है, चाहे वे किसी भी धर्म या जात का क्यों ना हो। उन्होंने बात दोहराई कि राष्ट्र मजबूती तभी संभव है जब समुदाय मिलकर काम करे। इस विचार से साफ होता है कि पुतिन एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने मुसलमानों से अपील की कि वे अपने परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए रखें और देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। उनका कहना था कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। इस संदेश से यह भी जाहिर होता है कि देश में सभी धार्मिक समुदाय को आपसी सहयोग कितनी अहमियत रखता है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेन की प्राकृतिक संपदा रूस और अमेरिका के हाथ में। यूक्रेन की कीमत प्राकृतिक संपदा अब रूस और अमेरिका के बीच हाथों में रह गई है। यह खबर आज सबके लिए चिंता का विषय है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ मिलकर दुर्लभ धातुओं का खनन करने के लिए तैयार है। इस योजना में यूक्रेन के कब्जे वाले डोंबस क्षेत्र से भी खनन किया जाएगा, जहां कई कीमती धातुएं मौजूद हैं। पुतिन ने इस बयान से यह साफ हो गया है कि प्राकृतिक संपदा पर दोनों देशों की नजर है और यह कदम यूक्रेन के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इस खनन के साथ यूक्रेन की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्राकृतिक संपदा किसी भी देश की ताकत होती है और जब यह संपदा बाहर के हाथों में चली जाती है तो देश के विकास और आत्मनिर्भर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। रूस और अमेरिका के बीच इस सहयोग से क्षेत्रीय राजनीति में नई उलटफेर की संभावनाएं बन सकती हैं। दोनों देशों के बीच की यह साझेदारी यूक्रेन के हितों के खिलाफ जा सकती है और इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने का डर बना रहता है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने ईरानी तेल से जुड़े लोगों पर नई सजाएं लगाई है। अभी अभी खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरानी तेल से जुड़े कुछ लोगों पर नई सजाएं लागू कर दी है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह कदम ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि ईरान के तेल व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तियों पर जो सीधे तौर पर किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इन योजनाओं के तहत संबंधित लोगों की वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई गई और उनकी आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालने की कोशिश की गई है। इस कदम का मकसद यह है कि ईरान के तेल व्यापार और अमेरिकी दबाव को बढ़ाया जा सके और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर डाला जा सके। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा हो गई है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सजाएं ईरान की आर्थिक नीतियों में रुकावट डालेंगी और कंपनियों के जरिए हो रहे तेल व्यापार पर भी असर पड़ेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि ये सजाएं कारगर साबित हुई तो भविष्य में और भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं
जिससे क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आ सकता है। ईरान की सरकार ने इस कदम पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर चिंता की लहर दौड़ गई है। कई विश्लेषकों का कहना है कि ईरान आर्थिक स्थिति पहले से ही नाजुक है और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव से उनकी स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। अमेरिका ये क्षेत्रीय राजनीति में भी हलचल मचा सकता है, क्योंकि इससे देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर भी असर पड़ने की संभावना है। वही आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जर्मन चांसलर ने नेतन्याहू को बुलाने का आश्वासन दिया। जर्मन के नए चांसलर, जिन्होंने हाल ही में चुनाव जीतकर अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह सूचना दी कि वे जल्द ही उन्हें जर्मन आने का आमंत्रण भेजेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसले के बावजूद जर्मनी में दोस्ती और सहयोग का माहौल हमेशा बना रहता है। इस फैसले का मतलब है कि नए चांसलर अपनी विदेश नीति में एक नई दिशा में अपनाना चाहते हैं, जिससे राजनीतिक मुद्दों के ऊपर उठकर खुद को हाईलाइट करना भी है कि भैया नेतन्याहू को हमने बुलाया है तो सारे कैमरों का फोकस जो है जर्मन के वाइस चांसलर के ऊपर ठहर जाएगा। चांसलर ने कहा कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहां हर मेहमान का स्वागत किया जाता है और सभी के साथ मिलजुल कर काम करने की उम्मीद रखी जाती है। नेतन्याहू के साथ यह बातचीत दोनों देशों के बीच पुराने और नए रिश्तों को और भी मजबूत कर सकता है। दोस्तों, वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रीस से यूएस सैन्य अड्डा बंद करने का आदेश दे दिया गया है। अभी अभी खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीस के अलेक्जेंड्रोपोलिटन यूएस सैन्य अड्डा बंद करने का आदेश दिया है। यह अड्डा दक्षिण पूर्व यूरोप में यूएस और नाटो की सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भंडार और लॉजिस्टिक केंद्र रहा है। इस फैसले से न केवल सैन्य कार्रवाइयों में बदलाव की उम्मीद है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भविष्य में सैन्य रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे में भी नई हलचल ला सकता है। अधिक जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय की जांच और विस्तार से समीक्षा की जाएगी। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली सेना ने गजा में नई सैन्य कार्रवाई तैयार की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने गजा में एक नई और तेज सैन्य कार्रवाई के लिए व्यापक तैयारियां की है। इस ऑपरेशन का मकसद हमास के प्रमुख अधिकारियों को निशाना बनाना और गजा की इमारतों व बुनियादी ढांचों को और नुकसान पहुंचाना है। इस कार्रवाई के तहत इजरायली सेना ने सैनिकों को विशेष इलाकों में तैनात करने की योजना बनाई है, ताकि वे हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। सेना का कहना है कि इस ऑपरेशन से गजा में हमास के दबदबे को खत्म किया जा सकता है और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता लाने की उम्मीद जताई जा रही है। सेना की तैयारी में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, हवाई हमले और जमीन पर लड़ाई की रणनीति शामिल है। इस कदम से क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ने की संभावना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इससे गजा की मौजूदा स्थिति और बिगड़ सकती है। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मार्सिली में रूसी कॉन्सुलेट के पास धमाका, 30 फायर फाइटर्स और पुलिस मौके पर। फ्रांस के मार्सिली शहर में आज एक धमाका हुआ है जो रूसी कॉन्सुलेट के पास दर्ज किया गया। घटना की खबर सुनते ही स्थानीय लोगों में खलबली मच गई और तुरंत मौके पर 30 फायर फाइटर्स और पुलिस अधिकारियों की टीम भेजी गई। घटना के समय आसपास के इलाके में मौजूद लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ने तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर भागना शुरू कर दिया। पुलिस और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाके का असली कारण क्या है और जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेडरिक मर्ज, यूरोप को मिले असली आजादी। जर्मनी के अगले चांसलर बनने वाले फ्रेडरिक ने हाल ही में कहा कि वे यूरोप को अमेरिका से असली आजादी देना चाहते हैं। मर्ज ने बताया कि यूरोप को अपनी नीतियां खुद तय करनी चाहिए और अपने फैसले खुद लेने चाहिए, बिना अमेरिका के दबाव के।
उनका मानना है कि अगर यूरोप अपनी आजादी पर जोर देगा तो यह महाद्वीप आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनेगा। मर्ज का यह कदम यह दर्शाता है कि वे यूरोप के देशों में आत्मनिर्भर और एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस बात से साफ होता है कि मर्ज यूरोप को एक स्वतंत्र और स्वावलंबी महाद्वीप के रूप में देखना चाहते हैं, जहां हर देश अपने हितों का ध्यान खुद रखे। उनके अनुसार ऐसा करने से यूरोप को अपने विकास और सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नसरुल्लाह के जनाजे में 1.4 मिलियन लोग शामिल हुए। विश्व भर में यादगार समारोह मनाया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में पूर्व हिजबुल्लाह के सचिव जनरल हसन नसरल्लाह के जनाजे में कम से कम 14 लाख लोग शामिल हुए। यह आयोजन एक बड़े शोक समारोह के रूप में मनाया गया, जिसमें देश के नागरिकों ने अपने दुख और श्रद्धा का इजहार किया। जनाजे में आम लोग, राजनेता और धार्मिक हस्तियां भी मौजूद थी, जिन्होंने नसरल्लाह के योगदान को याद किया। उनके कार्यों और विचारों ने कई दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी थी। इस अवसर पर लोगों ने अपने गम का सामना करते हुए एकजुटता का परिचय दिया। सिर्फ बेरूत में ही नहीं, बल्कि ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, भारत, बहरीन, फिलिस्तीन और ट्यूनीशिया में भी समारोह आयोजित किए गए। इन देशों में लोगों ने नसरल्लाह की याद में श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए काम की सराहना भी की। इन समारोह में लोगों ने शांति, एकता और संघर्ष के खिलाफ लड़ाई के संदेश को दोहराया। सभी जगह यह जताया गया कि नसरल्लाह की याद में आयोजित यह कार्यक्रम एक तरह से उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इस बड़े जनाजे और विश्व भर में आयोजित समारोह से यह साफ होता है कि हसन नसरल्लाह का प्रभाव और योगदान कई देशों में महसूस किया जाता है। लोगों की यह बड़ी संख्या उनके कार्यों की दर्शाती है। आगामी दिनों में भी इन समारोह और चर्चाओं के जरिए नसरल्लाह के विचारों और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे उनके समर्थक और अनुयायियों के बीच एक नई उम्मीद की किरण जगेगी। और गोदी मीडिया के मुंह पर यह करारा तमाचा है हसन नसरल्लाह का जनाजा। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया से पूरी तरह से सैनिक हटाने की मांग करनी चाहिए। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि अगर यह मांग पूरी नहीं होती तो गजा में लड़ाई किसी भी पल फिर से शुरू हो सकती है। नेतन्याहू ने कहना है कि गजा की स्थिति बहुत नाजुक है और वहां के हालात में कभी भी तेजी से बदलाव आ सकता है। यह बयान क्षेत्रीय राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि पड़ोसी देश में सैन्य मौजूदगी और संघर्ष की आशंका बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मुद्दे पर ध्यान दे रहा है और आगे की घटनाओं पर नेतन्याहू की नजर रखे हुए है। नेतन्याहू इस कदम से स्पष्ट करना चाहता है कि सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उनका उद्देश्य यह है कि क्षेत्र में अनावश्यक तनाव और लड़ाई से बचा जाए, ताकि सभी देशों के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और यह तब जाकर के धमकी दी जा रही है नेतन्याहू द्वारा, जब सीज फायर के नियमों का पालन किया जा रहा है। वहीं आप 12वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तालिबान से अपील की है कि अफगानिस्तान में 2021 में छोड़े गए $7 अरब के अमेरिकी सैन्य उपकरण वापस करें। ये उपकरण अमेरिका के फौजी साधन हैं। उन्हें अफगानिस्तान छोड़ जाने के बाद तालिबान के कब्जे में चला गया। ट्रंप का कहना है कि ये उपकरण अमेरिकी सुरक्षा और सैन्य शक्ति के प्रतीक हैं और उनका वापस आना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि तालिबान को इन उपकरणों को वापस करने से अफगानिस्तान में भविष्य में किसी भी तरह की स्थिरता और आतंकवाद के खतरे को कम किया जा सकता है। हालांकि तालिबान ने फिर से इन उपकरणों को लौटाने से इनकार कर दिया है। तालिबान का मानना है कि ये उपकरण अब अफगानिस्तान के राजनीतिक और सैन्य का हिस्सा बन चुका है। उन्हें वापस करने का फैसला वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप होगा। इस विवाद से यह स्पष्ट होता है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी सैन्य साधन अब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने हुए हैं। ट्रंप की यह मांग और तालिबान का जवाब दोनों ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं आप 13वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हूती ने यमन के तट के पास अमेरिकी F-16 जेट पर मिसाइल दागी है।
19 फरवरी को पहली बार हूती ने यमन के तट के पास उड़ रहे एक अमेरिकी F-16 जेट पर सतह से हवा में चलने वाली मिसाइल दागी। मिसाइल से जेट को नहीं छुआ गया और वे सुरक्षित रही। इस घटना के बाद ट्रंप प्रशासन इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न उपायों की जांच कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और आगे की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। अफवाहें और चिंताएं फैलाने के बीच दोनों पक्षों की स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि हूती ने यह कदम क्यों उठाया, लेकिन यह पहली बार हुई घटना निश्चित रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। इस पूरे मामले की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस घटना के पीछे के कारणों और संभावित परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। वहीं आप 14वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के सेना प्रमुख बगेरी का बयान, हमारी स्वतंत्रता पर हमला हुआ तो क्षेत्र में शांति नहीं होगी। ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बागेरी ने कहा कि अगर ईरान की स्वतंत्रता और अखंडता को खतरा हुआ तो पूरे क्षेत्र में शांति की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उन्होंने जोर देकर के कहा कि हमारी आजादी सबसे महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा और स्वाभिमान सबसे पहले आता है। अगर हमारी सीमाओं और स्वतंत्रता पर हमले किए जाते हैं तो न केवल ईरान को बल्कि आसपास के देशों को भी इससे गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। बागेरी का कहना है कि ऐसे हालात में क्षेत्र में अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। ईरान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। बागेरी ने कहा कि ईरान अपने देश और लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। उनकी इस बात से स्पष्ट होता है कि देश को आजादी के मुद्दे पर समझौता नहीं किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो कड़ा रुख अपनाया जा सकता है। नाजरीन, ये थी आज की 14 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।